आनो क्लास। लास्ट टाइम अपनी जो यूनिट चली थी करंट इलेक्ट्रिसिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो पार्ट ए था, सेकेंड यूनिट का पार्ट ए, वो हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम अपनी सेकेंड पार्ट यानी कि बी पार्ट इलेक्ट्रिक मेजरमेंट से अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। राइट, तो इलेक्ट्रिक मेजरमेंट में हम डिफरेंट मेथड स्टडी करेंगे करंट को मेजरमेंट करने के। जैसे अभी तक जो हमारे लिए नोन मेथड था वो था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की हेल्प से आप करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर फाइंड आउट करते थे किस फॉर्मूले से, I = V/R से। ठीक है, तो एक कंडक्टर में से करंट कितना फ्लो कर रहा है या फिर उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो वो हम ओम्स लॉ की हेल्प से कर लेते थे। लेकिन जब अपने पास कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ जाते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के अंदर जो ओम्स लॉ है वो अपना फ्रूटफुल नहीं रहता है, वहां पर कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं करंट को मेजरमेंट करने के लिए। तो इस तरह की सिचुएशन में हम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे किरचॉफ्स के लॉ। किरचॉफ्स नाम का एक साइंटिस्ट था बेटा जिसने आपको दो जो है लॉ दिए, दो रूल दिए। कौन कौन से? केसीएल एंड केवीएल। केसीएल मींस किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये दो लॉ थे, दो रूल थे जो किरचॉफ्स ने आपको दिए। इन रूल्स को डिटेल में स्टडी करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट सी डेफिनेशंस हैं जो फ्रीक्वेंटली थ्रू आउट द होल चैप्टर यूज होंगी। तो पहले एक बार हम फोकस करते हैं कुछ सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। वो सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है, उससे पहले आप एक सर्किट डायग्राम देखिए, उसकी हेल्प से उन डेफिनेशंस को समझना आपके लिए और भी ज्यादा इजी रहेगा। जैसे हमने कंसीडर किया कि ये आपके पास दो सेल हैं, एक सेल है जिसका ईएमएफ E1 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 कंसीडर कर लिया, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R कंसीडर करके किया हमने, और ये एक दूसरी सेल है जिसका ईएमएफ कितना मान के चल रहे हैं E2, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम कंसीडर करके चलते हैं क्या, R2 कंसीडर कर लिया। राइट, अब इसके अंदर आपको जो डेफिनेशंस की मैं बात करी थी वो है पहली डेफिनेशन आपकी जंक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय जंक्शन? जंक्शन क्या होता है? तो जंक्शन हम उस पॉइंट को कहेंगे जिस पॉइंट पर दो से ज्यादा कंडक्टर मीट कर रही हो। दो से ज्यादा कंडक्टर जिस पॉइंट पर मीट करेंगे उस पॉइंट को, दो से ज्यादा कंडक्टर या रेजिस्टर आप कह सकते हो, जिस पॉइंट पर मीट करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, जंक्शन कहेंगे। तो इस सर्किट डायग्राम में जब आप ध्यान से देखोगे तो पूरे सर्किट डायग्राम के अंदर आपको क्या कितने जो है जंक्शन दिखाई देंगे, यहाँ पर दो जंक्शन दिखाई देंगे, एक जंक्शन ये वाला और एक जंक्शन ये वाला, क्योंकि ये ही दो ऐसे पॉइंट हैं जहां पर दो से ज्यादा कंडक्टर या रेजिस्टर मीट कर रहे हैं। राइट, तो दो इसके अंदर जंक्शन, कितने नंबर ऑफ जंक्शंस कितने आ गए इसके अंदर, दो आ गए। ठीक है, अब इसके बाद आएगी जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट, वो क्या है, ब्रांच। ब्रांच, तो ब्रांच क्या होती है, एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक जाने वाले पाथ को क्या कहेंगे, ब्रांच कहेंगे। एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक जाने का जो रास्ता है उस रास्ते को, उस पाथ को क्या कहेंगे, ब्रांच कहेंगे। जैसे इस जंक्शन से चले हम तो इस रास्ते के थ्रू जाके आप इस दूसरे जंक्शन तक पहुंच सकते हो, एक ब्रांच होगी। दूसरा रास्ता आपके पास क्या है, सीधा यहाँ से जाओ, दो ब्रांच। तीसरा रास्ता क्या है आपके पास, यहाँ से होके यहाँ से जाए। तो ओवरऑल इस जंक्शन के, इस डायग्राम के अंदर आपको कितनी ब्रांच दिखाई दे रही हैं, तो तीन ब्रांच दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ब्रांच क्या है, अपनी एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक का जो पाथ है वो क्या कहलाता है, ब्रांच कहलाता है। ओके, राइट। उसके बाद इसमें आपको कंसीडर करके चलना है क्या, लूप। तो लूप क्या है, एक जंक्शन से चल के आप वापस से एक क्लोज्ड पाथ बनाते हुए वापस उसी जंक्शन पर पहुंच जाते हो तो वो क्या कहलाता है, लूप कहलाता है। जैसे आप इस जंक्शन से चले और यहाँ से जाते हुए ऐसे जाके इस तरह से जाके वापस इसी जंक्शन पर आगे एक क्लोज्ड पाथ बनाते हुए, तो ये क्या हो जाएगा, लूप हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे डायग्राम के अंदर आपको कितने लूप दिखाई दे रहे हैं, इसकी मैं नेमिंग कर लेती हूँ, तो नेमिंग से आपको आसानी रहेगी इसके अंदर नंबर ऑफ लूप बताने में। ठीक है,
तो पहला लूप हम मान के चलें कि मैं यहां से चली तो डी सी बी ए डी मीन्स डी सी बी ए डी, एक लूप अपना ये हो गया। ठीक है, दूसरे लूप की बात करें तो डी ई पी सी डी, दूसरा लूप क्या हो जाएगा डी ई पी सी डी। ठीक है, तीसरा लूप आप क्या मान के चल सकते हो, इन दोनों का जो आउटर वाला है वो वाला, तो डी ई पी बी ए डी, डी ई पी सी बी ए डी, ये क्या हो जाएंगे, इस सर्किट डायग्राम के अंदर, गिवन डायग्राम के अंदर आपके पास कितने लूप हो जाएंगे बेटे, 3 लूप हो जाएंगे, राइट। नंबर ऑफ लूप कितनी आई हैं, 3 आई हैं। अब इनसे रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें आपको देखनी है। क्या, जैसे इसके अंदर से आपने ये जो करंट जब भी हम इसमें दिखाएंगे तो हमेशा करंट हम कहां से निकालते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, या सेल है तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से। जैसे आपने यहाँ से करंट कितना निकाल दिया, I1 करंट निकाल दिया। अभी यहाँ से करंट कितना निकाल दिया आपने, ये दूसरी सेल थी तो I2 करंट निकाल दिया। अब ये करंट यहाँ से आया, ये करंट यहाँ से आया, तो दोनों करंट कहां से चले जाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे I1 प्लस I2 बन के, राइट। तो आपको इसमें बात ये याद रखनी है कि एक ब्रांच के अंदर हमेशा करंट क्या रहता है, कांस्टेंट करंट रहता है। मींस यहाँ से लेके और यहाँ तक का ये जो पूरा रास्ता है, यहाँ तक का, इस ब्रांच में करंट कितना रहेगा, I2 रहेगा, इस ब्रांच में करंट कितना रहेगा, I रहेगा, और यहाँ से लेके ये जो एक ब्रांच थी अपनी, इसके अंदर पूरी ब्रांच के अंदर करंट कितना रहेगा, I1 करंट रहेगा। तो एक ब्रांच के अंदर करंट क्या रहता है आपका, कांस्टेंट रहता है, राइट। ठीक है, तो ये थी जंक्शन, ब्रांच और लूप। ये डेफिनेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप इनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे तब तक आप इसके न्यूमेरिकल्स में आपको प्रॉब्लम आती रहेगी, राइट। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ पे, दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ, तो किरचॉफ्स का करंट लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, the current meeting at a point, meeting at a junction, the sum of the current meeting at a junction is 0। किरचॉफ्स का करंट लॉ क्या कहता है, the sum of current meeting at a junction is 0। मीन्स एक पॉइंट के ऊपर जितना करंट आके मीट कर रहा है उसका सम कितना रहेगा, 0 रहेगा। I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, इन सभी का जो सम रहेगा वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। या फिर इसी बात को आप क्या कह सकते हो, जैसे ये पॉइंट है, ये जंक्शन है, यहाँ पर I1 करंट इधर से आ गया, I2 करंट मान लेते हैं इधर से आ गया, I3 करंट इसमें से निकलता हुआ है और I4 करंट यहाँ से निकल रहा है। तो आप इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या बता सकते हो, सम ऑफ इनकमिंग करंट, sum of incoming current is equal to sum of outgoing current। sum of incoming current is equal to sum of outgoing current। ठीक है, जितना करंट यहाँ पर आ रहा है, जैसे अब इसमें इस पॉइंट पर इनकमिंग करंट कितना है, I2 एंड ये क्या है अपने पास, I1, I2 प्लस I1, ये अपने पास इनकमिंग करंट है। इन दोनों का जो सम है वो बराबर होना चाहिए किसके, आउटगोइंग करंट के, और आउटगोइंग करंट कितना अपने पास, I3 प्लस I4 है। ठीक है, तो ये था अपना केसीएल। एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम इस पे कर लेते हैं। जैसे आपको क्या दे दिया गया है, जैसे ये एक पॉइंट है, जंक्शन है, और इस पे 4 एम्पियर करंट मान लेते हैं इधर से आ रहा है, 3 एम्पियर करंट यहाँ से आ रहा है, 2 एम्पियर करंट इधर एग्जिट हो गया, आउटगोइंग करंट है, और यहाँ आपको दिया गया है I। ठीक है, तो आपसे पूछ दिया गया कि इन दिस गिवन डायग्राम कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I की वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए। एक नंबर का क्वेश्चन आपका आ सकता है इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, इसमें
we know that according to KCL, incoming current, sum of incoming current should be equal to sum of outgoing current. तो sum of incoming current कितना है 3 plus 4, outgoing current कितना है 2 plus I. तो इसके अंदर आपकी I की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 5 एम्पियर. I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 एम्पियर आ जाएगी. ठीक है. इसी तरह से और ले लीजिए, ये करंट है. मीन्स कितने भी आप इसके बेसिस पे क्वेश्चन बना सकते हैं. ये दे दीजिए जैसे 3 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 1 है. कितना हो गया ये 9 10. इस इनकमिंग करंट को 8 बना देते हैं जैसे. ठीक है. और यहाँ पे आपको क्या कह दिया I की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए. तो क्या करेंगे, इनकमिंग करंट कितना है इसमें 3 एम्पियर और 8 एम्पियर. 3 plus 8. आउटगोइंग करंट कितना है 4 plus 5 plus 1 plus I. तो 8 3 11 और 5 10 4 5 9 9 और 1 10 प्लस I कितना आ जाएगा 1 एम्पियर. राइट. तो कर लेंगे इजीली. नॉर्मल सा वर्क, नॉर्मल से क्वेश्चन है ये. तो ठीक है. अब हम दूसरा जो इम्पोर्टेंट रूल है दैट इज KVL, उसकी तरफ चलते हैं. KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. जो KCL था उसके बारे में आप दो बातें और स्टार बना के बल्कि ऐड करेंगे. जो KCL है बेटा, उस KCL में KCL का जो दूसरा नाम है वो क्या होता है जंक्शन रूल. क्या होता है जंक्शन रूल भी बोलते हैं इसको. और दूसरी बात है आप इसके अंदर ऐड करेंगे क्या कि ये चार्ज कंजर्वेशन पर काम करता है. इट बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंजर्वेशन. ठीक है. इसमें ये दो बातें आप और ऐड कर लेंगे. ठीक है. अब हम चलते हैं KVL की तरफ. KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है, द सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ ए क्लोज्ड लूप इज 0. एक लूप के अंदर जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना आएगा, उसका सम 0 होना चाहिए. मींस अकॉर्डिंग टू KVL, summation of V should be equal to, ये क्या कहता है अपना, sum of total potential drop in a given loop taken in one direction. एक ही डायरेक्शन में. एक लूप आपने जो कंसीडर किया है, जैसे हमने ये लूप एक कंसीडर किया है, तो इस लूप के अंदर इसमें अब एक ही डायरेक्शन के अलोंग चलना है आपने. तो एक ही डायरेक्शन के अलोंग अगर आप इसका टोटल पोटेंशियल ड्रॉप निकालो तो इसका जो सम होगा वो कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए. ये बात किसने बताई थी, किरचॉफ्स के वोल्टेज लॉ ने बताई थी हमें. ठीक है. तो इसमें जो आप और इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐड करेंगे क्या कि ये जो KVL होता है अपना, ये वर्क करता है किसके ऊपर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे. इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. और जो KCL था अपना वो किस पे था, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज था. ठीक है. किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को हम लूप लॉ भी बोल सकते हैं और जो KCL था उसको आप जंक्शन रूल भी बोल सकते हैं. ठीक है. तो कई बार डायरेक्ट किरचॉफ्स का करंट लॉ ना आके जंक्शन रूल को एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है, या फिर KVL ना कह के लूप लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए कह दिया जाता है. तो आप इनको ध्यान में रखेंगे. ठीक है. इंपॉर्टेंट सी साइन कन्वेंशन लेके चलेंगे जो KCL और KVL पे बेस्ड न्यूमेरिकल को सोल्व करते हुए हमारे यूज में आएंगे. इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन. तो वो इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन क्या है बेटा, जैसे हम वही अपना एक सर्किट डायग्राम जो हमने स्टार्टिंग में कंसीडर किया था उसी को लेके चलते हैं. एग्जांपल से थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा. तो ये हमने मान लिया जैसे E1 EMF है इसका, R1 इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल R, और ये EMF E2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R2 है. यहाँ से हमने मान लिया जैसे I1 करंट निकाला है और यहाँ से इससे क्या आ गया I2 करंट, और ये दोनों I कंबाइन होके I1 प्लस I2 करंट कंबाइन होके यहाँ से आ गया. अब आपने क्या बात कही थी कि एक ब्रांच के अंदर से जो करंट की वैल्यू है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी. तो यहाँ से इस तरह से ये करंट चलेगा अपना. ठीक है. और यहाँ पे ये करंट कितना होगा, I करंट होगा. तो पहला रूल अपना क्या कहता है कि जब हम लूप की डायरेक्शन कंसीडर करते हैं तो अगर अपने लूप की डायरेक्शन ये वाली है, लूप की डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में है और करंट की डायरेक्शन भी यही है, लूप की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है और करंट की डायरेक्शन भी वही है, तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको आप पॉजिटिव मान के चलेंगे. ठीक है.
और दूसरा रूल क्या कहता है, अगर आपने लूप के और इसी को अगर आप कहोगे लूप की डायरेक्शन ये है और करंट की डायरेक्शन अगर ये आ गई तो उसका पोटेंशियल ड्रॉप आप क्या मान के चलोगे, नेगेटिव मान के चलोगे। इसी को पूरा सोल्व करके हम दिखाएंगे। एक बार सिर्फ आप ये बात याद रखेंगे क्या कि अगर जो लूप के डायरेक्शन में ही करंट की डायरेक्शन फ्लो हो रही है तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। अगर इनके डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाती है तो उसको क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव। अगर लूप की डायरेक्शन ये वाली है अपनी और बैटरी अपनी क्या आ जाती है, इस तरह से आ जाती है, तो लूप की डायरेक्शन के अलोंग जो टर्मिनल पहले आएगा, जो टर्मिनल पहले आएगा वही क्या होगा, उसके पोटेंशियल ड्रॉप का साइन होगा। जैसे लूप की डायरेक्शन ये है और अब की बार जो सेल है अपनी वो कुछ इस तरह से आई है, तो इसमें लूप की डायरेक्शन के अलोंग पहला टर्मिनल कौन सा आया है, नेगेटिव, तो इसके क्रॉस जो हम पोटेंशियल ड्रॉप लेके चलेंगे वो कैसा लेके चलेंगे, नेगेटिव लेके चलेंगे। ठीक है, और हमेशा जो सेल है, जो करंट है वो हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से दिखाएंगे और जो लूप जो आप कंसीडर करके चलोगे वो हम कहां से मान के चलेंगे, जंक्शन से हम लूप की स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, जंक्शन से हम लूप की स्टार्टिंग करके चलेंगे। ओके, तो अब इसी को, ये जो बातें हमने बताई है उसको इंप्लीमेंट कैसे किया जा सकता है केवीएल के अंदर, वो अब हम करके देखते हैं। तो केवीएल क्या कहता था, समेशन और टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन ए गिवन लूप टेकन इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में लिया गया टोटल पोटेंशियल ड्रॉप एक लूप के अंदर उसका सम कितना रहेगा, 0 रहेगा। कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो इसकी नेमिंग कर लेते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ। तो अब हमने क्या किया, ये पहला लूप कंसीडर कर लिया, कौन सा, डी ई एफ सी, डी ई एफ सी, ये लूप आपने कंसीडर किया है इस लूप में। और जब मैंने कहा था कि जब भी हम लूप को स्टार्ट करेंगे तो एक जंक्शन से लेंगे ताकि आपको सारे के सारे कौन कौन से एलिमेंट आए हैं, कौन से रिमेनिंग है वो पता करने में आसानी रहे। तो इस जंक्शन से मान लेते हैं हमने चलना शुरू किया और इसकी जो लूप की डायरेक्शन है वो मान लेती हूँ मैंने ऐसे ये वाली डायरेक्शन कंसीडर की है। स्टार्टिंग में आपकी इच्छा होती है कि डायरेक्शन आप इसकी क्लॉकवाइज कंसीडर करते हो या एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर करके चलते हो, ये आपके हाथ में होता है। ओके, तो डी पॉइंट से आपने चलना शुरू किया और इसकी जो डायरेक्शन है वो आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली है। तो मैं यहाँ से डी से चली ई की तरफ, ई से जब मैं यहाँ पर जाती हूँ तो मेरे रास्ते में ये सेल आई, सेल का लूप की डायरेक्शन ये है और उस लूप की डायरेक्शन के अलोंग सेल का कौन सा टर्मिनल पहले आता है, पॉजिटिव टर्मिनल पहले आता है। तो E1 के आगे साइन कैसा रहेगा, प्लस का रहेगा। ठीक है, फिर हमें इस तरफ चले, जब हम इस तरफ चलते हैं तो करंट की डायरेक्शन कैसे है, करंट की डायरेक्शन इस तरफ आ रही है और लूप की डायरेक्शन क्या है, लूप की डायरेक्शन ऐसे है, दोनों क्या हो गए, अपोजिट हो गए। अपोजिट हो गए तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस था इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आप मान के चलोगे I × R1, तो उसके सामने आप साइन कैसा लेके चलोगे, नेगेटिव। क्योंकि हमने कहा था कि पोटेंशियल करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन अगर ये दोनों अपोजिट आ जाती हैं तो साइन उसके आगे कैसा रहेगा, पोटेंशियल ड्रॉप के आगे नेगेटिव साइन रहेगा। ठीक है, अब यहाँ तक आने के बाद फिर हम इस लूप में आए हैं इस तरह से। जब इसके क्रॉस हम देखेंगे तो इसमें भी करंट की डायरेक्शन इस तरफ है और लूप की डायरेक्शन आपने ये वाली ली है, तो इसके आगे भी आप साइन कैसा लेके चलोगे, नेगेटिव साइन लेके चलोगे। और इस तरह से पहुंचते पहुंचते आप लास्ट के उसी जंक्शन पर पहुंच गए जहां आपको पहुंचना था। तो इन सभी का सम आप कितना लिख दोगे, 0 लिख दोगे। ठीक है, फिर जैसे मैंने ये वाला लूप कंसीडर किया, ये लूप कंसीडर किया तो इसमें भी जैसे मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन मान ली, ये आपके हाथ में, तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन कंसीडर करो या एंटी क्लॉकवाइज। चलो उसमें हमने जैसे क्लॉकवाइज मानी थी, इसमें हम क्या मान लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मान लेते हैं, जैसे ये वाली डायरेक्शन कंसीडर करें। ठीक है, तो आप यहाँ से चले, यहाँ से डी से आप यहाँ पर आए, यहाँ पर जब आ रहे हो आप तो सबसे पहले जो आपके रास्ते में आता है वो पॉजिटिव टर्मिनल आता है, तो E2 को आप क्या लेके चलोगे, पॉजिटिव लेके चलोगे। अब जब आप यहाँ पर जाते हो इसके क्रॉस, तो इसके क्रॉस जब आप गए तो आपके सामने क्या देखा आपने कि जो करंट की डायरेक्शन है वो तो इस तरफ है और आपने लूप की डायरेक्शन को ऐसे लिया है, तो ये क्या आ जाएगा, -IR2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -IR2। अब यहाँ से आप चल के फिर इस पूरे लूप को कंसीडर करना है आपने, तो इस तरफ यहाँ पर जब आप पहुंचोगे तो इसके अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन ऐसे है और आप जा इस तरह से रहे हो तो इसके क्रॉस भी जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इसके अंदर क्या कर दिया, लूप लॉ को अप्लाई किया है। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि I1 और
I2 की वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए। I1 और I2 की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। ये जो I है ये किसकी टर्म में था, यहाँ पर आप लिखेंगे I1 R1, ठीक है, और ये I इंटू R और यहाँ पर I2 इंटू R2, ये I2 है, I2 इंटू R2, राइट। अब इस ये जो I है इस I की वैल्यू आप रिप्लेस कर देंगे किससे, I1 प्लस I2 से। तो और सारे डेटा आपको गिवन होगा, दो इक्वेशन है, दो अननोन वेरिएबल हैं, दैट इज I1 एंड I2, तो इनको आप सोल्व करके I1 और I2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से जो KVL है अपना वो हेल्पफुल होता है कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सोल्व करने में, और उसके अंदर करंट फ्लोइंग थ्रू एनी ब्रांच और थ्रू एनी सेल कैलकुलेट करने के लिए हम KCL और KVL की हेल्प लेते हैं। तो कुछ एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं अपने पास ये एक सेल है जो 6 वोल्ट की है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं कितना है, 0.5 ओम है, और इसको आपने कनेक्ट किया है एक दूसरी सेल के साथ, और हम कंसीडर कर लेते हैं उसका जो EMF है वो कितना है, 10 वोल्ट है, और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमने मान लिया कितना है, 1 ओम है, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे इसके साथ हमने जैसे कनेक्ट कर रखा है क्या, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दैट इज 12 ओम, 12 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपने इसके साथ कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ लिया गया है, अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इस सेल के क्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है और इस सेल के क्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है। मींस हमने मान लिया जैसे इस टर्मिनल से I1 करंट आया है और इस टर्मिनल से कितना आया है, I2 करंट आया है, मान लेते हैं। I1 और I2 दोनों को रास्ता तो यही मिला है, मींस I करंट यहाँ से आया है जो I1 प्लस I2 के सम के बराबर होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया गया, I1 की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए और I2 की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। I1 और I2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको कहा गया है इसमें कैसे करेंगे, I1 और I2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पहले तो आप देखोगे कि इसके अंदर कितने जंक्शन हैं, एक जंक्शन ये है, एक जंक्शन ये है, दो जंक्शन है, ब्रांच कितनी है, 1 2 3, और लूप कितने हैं, लूप भी 3 है। इसकी नेमिंग कर लेते हैं, A B C D, ठीक है, A B C D, ये आपने लूप कंसीडर कर लिया, इसकी नेमिंग कर ली मींस। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लेके चलते हैं क्या, सबसे पहले आपने लूप कंसीडर कर लिया, जैसे कौन सा लूप कंसीडर किया है, और नाम रख लेते हैं इसका जैसे। तो शुरू में जैसे आपने एक लूप कंसीडर किया कौन सा, A H G F, A H G B F E, मींस ये जो ऊपर वाला जो लूप है ये आपने कंसीडर किया है। इस लूप के अंदर जैसे हमने स्टार्टिंग में करंट की जो डायरेक्शन है वो हमने मान ली, जैसे ये वाली कंसीडर करके चलते हैं, लूप की डायरेक्शन आपने कंसीडर कर ली। ये लूप की डायरेक्शन अगर आपने कंसीडर की है तो इसके अंदर से हम देखेंगे कि आपने इस जंक्शन से चलना शुरू किया है। जब आपने इस जंक्शन से चलना शुरू किया तो आप किस तरह से जाएंगे, यहाँ से आप चलना शुरू किया तो लूप की डायरेक्शन के अराउंड बैटरी का कौन सा टर्मिनल आता है, पॉजिटिव टर्मिनल आता है पहले, तो आपने 6 कर दिया। अब आगे इसके अंदर से कितना करंट फ्लो करेगा, यहाँ से I1 करंट आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है, I2 करंट आ रहा है, और यहाँ से कितना है, I करंट है। तो ये 6 कौन सा है, पहले 6 का प्लस साइन आया है माइनस में। अब लूप की डायरेक्शन इस तरफ है, I1 करंट इस तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, माइनस में 0.5 I1, और फिर आप यहाँ से इस तरफ आते हुए आपके पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस इसका कितना दिया गया था, 1 ओम था, तो ये कितना आ जाएगा। अब आपकी करंट की डायरेक्शन भी ऐसी है और लूप की डायरेक्शन भी वही है, तो प्लस का क्या कर दोगे, I2। लेकिन अब इस लूप के रास्ते में जो सेल आई है उसका नेगेटिव टर्मिनल पहले आता है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, माइनस का 10 लिखोगे और इक्वल टू 0, क्योंकि आप यहाँ से आते हुए वापस से उसी जंक्शन पर पहुंच गए, तो लूप अपना क्या हो गया, कंप्लीट, और इस टोटल का सम किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, I2 माइनस में 0.5 I1 इज इक्वल टू माइनस का 10 प्लस का 6 -4 -4 उधर जाके प्लस का 4, इक्वेशन 1, एक इक्वेशन आ गया आपके पास।
एक जो लूप है वो हम ये नीचे वाला लूप कंसीडर कर लेते हैं, कौन सा, ए डी सी बी जी एच ए, ये वाला जो लूप है, ये जो नीचे वाला लूप है, इसको आपने मान लिया, कंसीडर किया है। तो इसको जब आपने कंसीडर किया है तो इसमें भी जैसे हमने करंट की डायरेक्शन यही मान ली, लूप के डायरेक्शन एज विश एज यू विश, आप जैसा भी इसको चाहे अज्यूम कर सकते हैं, ये जस्ट अजम्पशन है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, लूप को आपने चलना शुरू किया है, मान लेते हैं आप इसी लूप से चलना शुरू हुए हो और यहाँ से ए से आप चलते हुए यहाँ पर पहुंचे, तो पहला आपके पास टर्मिनल क्या आता है, प्लस का 10, और फिर आप जब यहाँ तक जाते हो तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम और इसके अंदर करंट की डायरेक्शन ये वाली है, लूप की डायरेक्शन ये है, तो इसमें क्या आ जाएगा माइनस का I2, माइनस के I2 के बाद आप यहाँ पर गए, यहाँ से इस तरह से जब आप आ रहे हैं तो इसके अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना, प्लस का जो करंट है वो कितना फ्लो कर रहा है I, लेकिन करंट की डायरेक्शन ये है, लूप की डायरेक्शन ये है, दोनों अपोजिट होने की वजह से आप क्या लिख दोगे, माइनस I इंटू में 12 इज इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा, माइनस I इंटू 12 इंटू 0, ठीक है। अब 10 माइनस में I2, ये I की वैल्यू क्या थी, I1 प्लस I2 इंटू में 12 इज इक्वल टू 0, तो ये कितना आ जाएगा, 10 माइनस में I2 माइनस I1 माइनस 12 I1 माइनस 12 I2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, अब ये भी I2 है, ये भी I2 है, कितना आ जाएगा, माइनस 12 I1 माइनस 13 I2 इज इक्वल टू माइनस का 10, ठीक है। और आप इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो, फिर 12 I1 प्लस 13 I2 इज इक्वल टू 10। एक इक्वेशन आपके पास ये है, एक इक्वेशन आपके पास ये है, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं हम। अब आपको इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके क्या करना है, I1 और I2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे, ये इक्वेशन है आपके पास I2 माइनस 0.5 I1 इज इक्वल टू 4, ये है 12 I1 प्लस 13 I2 इज इक्वल टू 10। यहाँ पे 13 है, I2 है, ये भी I2 है, तो मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन 1 को 13 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। इक्वेशन 1 को 13 से मल्टीप्लाई किया और इसके अंदर से माइनस कर दी इक्वेशन 1 को 13 से मल्टीप्लाई कर इक्वेशन 2 पे इसमें से माइनस कर दिया, तो क्या रिजल्ट आएगा आपके पास, 13 I2 माइनस में ये 13 डिवाइडेड बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 0.5 को क्या लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो, तो 13 इंटू में 0.5 कितना आ जाएगा, 6.5 I1 इज इक्वल टू 52। कुछ नहीं किया, जस्ट इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को 13 से मल्टीप्लाई किया है, दैट्स ऑल, ठीक है। इसमें से आपने जो इक्वेशन नंबर सेकंड है उसको आपने लेस करना है। अब हम जो I2 है, I2 को IT के नीचे लिख देते हैं 13 I2, और जो I1 है उसको I1 के नीचे ही लेके जाते हैं, प्लस का I1 था, ये प्लस का 12 I1 इज इक्वल टू 10, राइट। अब क्या करते हैं, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना था तो नीचे वाले जो साइन है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये 13 I2 प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल आउट, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 18.5 I1 इज इक्वल टू 42, I1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 42 डिवाइडेड बाय 18.5। पॉजिटिव नेगेटिव साइन का आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना, ये अपने पास माइनस का चल रहा था और ये अपने पास प्लस का ही है, राइट है, ठीक है। तो इसके आगे साइन किसका आ जाएगा, नेगेटिव का आ जाएगा। इसको जस्ट आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब जो I1 की वैल्यू आई है, इस I1 की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर देंगे और I1 की वैल्यू से आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, I2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था उसको आप KVL की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। तो KVL की हेल्प से करंट थ्रू एनी ब्रांच, करंट थ्रू एनी सेल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट हुआ है। इस I1 की जो वैल्यू आई है वो I1 की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, उसके बाद I2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और I1 प्लस I2 दोनों कंबाइन होके जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है उसमें से करंट I की वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो ये वैल्यू आपने खुद कंप्लीट करनी है, राइट।